नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। सरस्वती माता और परमपिता परमात्मा के चरणों में मत्था टेक कर और उनसे आशीर्वाद लेकर चलिए आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है कि CSOH है, यानी ये क्या है? मजबूत रूप से बुनियादी है, कमज़ोर बुनियादी है, थोड़ा अम्लीय है या एम्फोटेरिक है। बुनियादी का अर्थ यहाँ पर क्या है? ये आपके पास अक्सारीय की बात करता है कि ये आपके पास अक्सारीय है या अम्लीय है या एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है उभयधर्मी, यानी आपके पास अम्ल, अक्सार और उभयधर्मी की बात करता है ये। यानी आपके पास ये अक्सारीय होगा, ये एक कमज़ोर अक्सार होगा या एक मजबूत अक्सार होगा, यानी प्रबल। तो आपके पास सीजियम हाइड्रोक्साइड नाम है इसका, सीजियम हाइड्रोक्साइड। यानी ये आपके पास किस परिवार से संबंधित है? एस ब्लॉक से। जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं, तो वैसे ये आपका एक मजबूत रूप से क्या है? बुनियादी है। मजबूत रूप से बुनियादी का अर्थ है कि सीजियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल अक्सार है, यानी सीजियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल अक्सार है। चलिए, समाधान प्रक्रिया के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। समाधान जो प्रक्रिया, इसे सोलवे प्रक्रम भी कहते हैं, अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहते हैं इसे। तो सोलवे जो प्रक्रम है, समाधान जो प्रक्रिया है, वो किसके निर्माण में काम आती है? वो आपके पास धावन सोडा बनाने के काम आती है। धावन सोडे का अर्थ है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। यानी आपके पास जो धावन सोडा है वो किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? समाधान प्रक्रिया, यानी सोलवे प्रक्रम। तो आपके पास किसके निर्माण में काम आता है? इस सोडा बनाने के। कौन सा सोडा था हमारे पास? धावन सोडा। तो अच्छे से याद रखना। यहाँ क्वेश्चन ये भी उठ सकता है बच्चों कि जो धावन सोडा है उसमें जल के अणु कितने हैं? तो 10 है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था ग्रुप डी के अंदर कि बोरेक्स के निर्माण, बोरेक्स का अर्थ होता है सुहागा, तो सुहागे के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? तो आपके पास धावन सोडे का, यानी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कली मेटल गिव व्हेन डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया। इसका अर्थ है कि जो अल्कली धातुएं हैं उनको डुबाया जाता है किसके अंदर? द्रवित अमोनिया में, तो वो प्रदान करेगी। तो डीप ब्लू सॉल्यूशन, यानी इसका अर्थ है गहरा नीला विलयन, यानी कलरलेस रंगहीन, रेड कलर लाल रंग, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो अल्कली धातुएं हैं आपकी अक्सारीय धातुएं हैं। अल्कली का अर्थ क्या है? क्षारीय। तो क्षारीय जो धातुएं हैं उनको अगर हम द्रवित अमोनिया में डुबो दें तो वो कैसा रंग देगी? इसका कहने का अर्थ ये है। तो वो हमेशा कैसा रंग देती है? डीप ब्लू सॉल्यूशन देती है। याद रखना बच्चों कि कभी भी अल्कली धातुएं, आपके पास अक्सारीय धातुएं कभी भी द्रवित अमोनिया में डुबोई जाती है तो वो आपके पास किस तरह का रंग प्रदर्शित करती है? डीप ब्लू सॉल्यूशन, यानी गहरा नीला। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आप लोग और याद रखें कि अगर कॉपर 2 धनात्मक विलयन के अंदर, यानी कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के अंदर अमोनिया गैस गुजार दी जाती है तो भी उसका रंग क्या हो जाता है? डीप ब्लू हो जाता है। याद रखना कि मैंने आपसे कहा है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन हो, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, उसमें से क्या गुजारी जाए? अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस गुजारने पर उस विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है उसका हल्का नीला रंग होता है। अब उसके अंदर से अमोनिया गुजार दें तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? गहरा नीला। और वो क्यों होगा वो भी बता देता हूँ बच्चों कि कॉपर जो है वो अमोनिया के साथ एक तरह से संकुल यौगिक बना लेता है। जो ये इसकी संरचना ये लिख दी मैंने, यानी कॉपर अमोनिया के 4 अणुओं के साथ जुड़कर एक संकुल यौगिक बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। और उसका रंग कैसा होता है? डीप ब्लू सॉल्यूशन, यानी गहरा नीला रंग। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने वाले हैं। तो ऑक्सो एसिड क्या है? यानी जो ऑक्सीजन युक्त एसिड होते हैं, यानी जिस
एसिड के अंदर हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी मौजूद हो। जैसे आप एग्जाम्पल लिखते हो बच्चों HCl, जैसे आप लिखते हो HF, जैसे आप लिखते हो HI, जैसे आप लिखते हो HBr। ये आपके पास ऐसे एसिड हैं जिनमें केवल हाइड्रोजन और बाकी दूसरे तत्व हैं, तो इन्हें हम हाइड्रा एसिड कहते हैं। जो आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड हैं। इनके अलावा जो हमारे पास ये आते हैं HNO3, जैसे आप लिखते हो HNO2, जैसे आप लिखते हो H2SO4, तो ये आपके पास जो एसिड हैं ये आपके पास कौन सा एसिड माने जाते हैं? ऑक्सो एसिड। यानी एसिड जो होगा ऑक्सीजन युक्त होगा, उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद होगा। तो ये देखो इन तीनों में ऑक्सीजन क्या आपके पास मौजूद हैं। और भी अन्य ऑक्सो एसिड्स होते हैं बच्चों जो कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ होता है, H3PO4, इसके अलावा H3PO3, ये भी आपके पास कौन से एसिड होते हैं? ऑक्सो एसिड्स। इसके अलावा ऑयलम आ जाए H2S2O7, ऐसे लिख दे H2S2O8, ये भी आपके पास कैसे एसिड हैं? ऑक्सो एसिड्स हैं। तो ऑक्सो एसिड्स का अर्थ होता है ऑक्सीजन युक्त एसिड। तो सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, कहने का अर्थ है कि इनमें से कौन सा पदार्थ ऐसा है नीचे दिए गए में से जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। तो देखो डोलोमाइट में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। डोलोमाइट अपने पास अयस्क किसका होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। और क्या लिखा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपके पास डोलोमाइट होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का अयस्क है। आगे मार्बल स्टैचू, मार्बल स्टैचू में उपस्थित होता है पहले से ही। यानी आपके पास जो संगमरमर पत्थर के कोई भी मूर्तियां हैं या कोई भी महल बने हुए हैं तो उनमें कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। कैल्सिनेटेड जिप्सम, कैल्सिनेटेड जिप्सम का अर्थ होता है बच्चों कैल्शियम सल्फेट, ये होता है कैल्सिनेटेड जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति नहीं होती, तो आपका आंसर क्या है? कैल्सिनेटेड जिप्सम। सी सेल में उपस्थित होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो आंसर क्या आएगा? कैल्सिनेटेड जिप्सम के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश बल्ब का तार किससे बना हुआ है? यानी जो फ्लैश बल्ब होता है, यानी जो आपके पास फ्लैश बल्ब होते हैं उनके जो तार बने होते हैं वो तंतु बने होते हैं, वो मैग्नीशियम के बने होते हैं, नंबर 1। और दूसरा, इसके अंदर हमारे पास जो गैस भरी होती है वो कौन सी भरी होती है? नाइट्रोजन। तो फ्लैश बल्ब में तंतु प्रयुक्त होता है मैग्नीशियम का, गैस कौन सी प्रयुक्त होती है? मैग्नीशियम की। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि मैग्नीशियम को किसके आवरण में सुरक्षित रखा जाता है? यानी मैग्नीशियम को अगर हवा में रखते हैं तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड परत जमा हो जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उससे बचाने के लिए हम मैग्नीशियम को किसके आवरण में रखते हैं? तो मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के आवरण में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस हाइड्रोक्साइड की मूल शक्ति अधिकतम है? तो इनमें से किस हाइड्रोक्साइड की मूल शक्ति अधिक है? यानी आपके पास आयनिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है वो पोटासियम हाइड्रोक्साइड की है। यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड का आयनिक करैक्टर इनमें क्या है? ज़्यादा। यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड की जो मूल शक्ति है वो ज़्यादा है किस में? लिथियम, सोडियम, कैल्शियम और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और इसके अलावा इसको हम वैसे कहते क्या हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इसको हम पोटास सोडा कहते हैं। यानी KOH को पोटास सोडा, NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है। इसके अलावा जो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम क्विक लाइम कहते हैं। आपके पास क्विक लाइम का अर्थ है हमारे पास कैल्शियम है हाइड्रोक्साइड। यानी जो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका बुझा हुआ चूना है, यानी स्लैक्ड लाइम भी कह सकते हो, क्विक लाइम या स्लैक्ड लाइम। तो बुझा हुआ चूना होता है कौन? हमारे पास कैल्शियम है हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लिखते हैं इसे हम केवल लाइम कहते हैं, चूना, यानी ये आपका बिना बुझा हुआ चूना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिशन ऑफ सोरल सीमेंट्स। तो सोरल सीमेंट क्या काम आती है? दांत की खांच भरने के भी काम आती है। जैसे आपकी जाड़ होती है, जाड़ में कीड़े लग जाते हैं और जड़ें आपकी जाड़ क्या हो जाती है? खोखली। तो उसको भरने के लिए आपकी कौन सी सीमेंट का यूज़ करते हैं? सोरल सीमेंट। तो सोरल सीमेंट आपके पास क्या होती है? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड XH2O। इसकी निशानी यही है बच्चों
कि पीछे क्या लगा होगा, XH2O लगा होगा। ये आपके पास कार्नेलाइट है, ये आपके पास डोलोमाइट है, यानी आपके पास जो दिया गया है वो क्या क्या है। ये आपके पास अयस्क होता है पोटासियम और मैग्नीशियम का, इसको हम क्या कहते हैं, कार्नेलाइट कहते हैं। ये आपके पास कार्नेलाइट है और ये आपके पास डोलोमाइट है, ये आपके पास जिप्सम है। तो आपके पास बचता कौन है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और XH2O, यानी इसमें पानी के अणुओं की गिनती नहीं होती। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला है, किसकी संरचना है, सोरेल सीमेंट की संरचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अक्षार धातु में सबसे कम गलनांक होता है, यानी किसका कम मेल्टिंग पॉइंट है। तो जैसे हम सोडियम से पोटासियम, पोटासियम से रुबिडियम और कहाँ आते हैं सीजियम, ये एक ही समूह के सदस्य हैं। यानी आपके पास जो ये सदस्य दिए गए हैं ये एक ही समूह के सदस्य हैं और पहले समूह के हैं ये, यानी जिसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। और एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास कौन सा समूह है, ये पहला। तो पहला समूह है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक दो हैं, पहला और दूसरा। तो पहला समूह कौन सा होता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम, और लास्ट में क्या आता है, फ्रांसियम। तो हमारे पास इसमें गलनांक इन चारों में से किसका कम है, तो वो सीजियम का है। और अगर सीजियम के ऊपर एक क्वेश्चन और उठता है, यहाँ पूछ ले अगर आपसे कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, तो इनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील भी कौन सा है, सीजियम है। तो सीजियम के बाद नंबर आएगा रुबिडियम का, रुबिडियम के बाद नंबर है पोटासियम और उसके बाद नंबर है सोडियम का। तो ये आपके पास क्रम किसका आ गया, क्रियाशीलता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव लार्जर देन दैट ऑफ, यानी हाइड्रेशन ऊर्जा का, हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब है जल योजन ऊर्जा, यानी जल के साथ जुड़ने के बाद जो ऊर्जा निकलती है तो वो आपके पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की ज़्यादा होती है किस से। तो देखो आपके पास मैग्नीशियम कहाँ बैठा है, राइट में बैठा है। आपके पास मैग्नीशियम कहाँ जाता है बच्चों, राइट में। एक सेकंड, तो देखो बच्चों हमारे पास मैग्नीशियम किस साइड रहता है, राइट में। तो सोडियम से, सोडियम और मैग्नीशियम दोनों एक ही पीरियड में बैठे होते हैं, तो इनकी कंपैरिजन होगी। तो सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस, तो मैग्नीशियम की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो सोडियम प्लस से क्या होती है, ज़्यादा होती है। आंसर क्या आपका Na पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना कि मैग्नीशियम 2 धनात्मक की जलायोजन ऊर्जा किससे अधिकतम होती है, सोडियम प्लस से होती है। अब आता है मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट ब्लीचिंग पाउडर, यानी हमारे पास मिल्क लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें से अगर क्लोरीन गैस गुजार दें, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से जो आपकी क्लोरीन गैस गुजरेगी तो उससे क्या बनता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये बनता है आपके पास। ये आपका क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो कौन सा ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ये बनता है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। चलिए नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट को 1200 केल्विन पर गर्म करने पर क्या होता है। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम 1200 केल्विन पर गर्म करते हैं तो इससे आपके पास क्या बनता है, तो एक तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, प्लस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रखा है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही नहीं है, बचता क्या है, सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपके पास आंसर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO। और अगर यूँ आ जाता ऊपर मोनोऑक्साइड की जगह कार्बन डाई लिख देता और फिर पूछता कि पहला और तीसरा, तो आंसर फिर क्या लगाते आप, ये D। तो आपका अब आंसर सिर्फ क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बरसात के मौसम में हमारे पास इसे स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने के लिए टेबल नमक में जो नमक डाला जाता है वह क्या है। तो यानी बरसात के मौसम में आपका टेबल साल्ट पसीज जाता है, उसे हम डेलिक्विशेंट कहते हैं और उसे हिंदी में परसवेदन कहते हैं। और वो होता किसके कारण है, मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाए नंबर 1,
नंबर 2 कैल्शियम क्लोराइड आ जाए, नंबर 3 मैग्नीशियम सल्फेट आ जाए। तो हमारे पास ये कुछ यौगिक हैं जो जल को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से नमी को। तो उसको बचाने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, कैल्शियम है फॉस्फेट। तो ये ऐड किया जाता है किसमें, साधारण नमक में। कि विच ऑफ फॉलोइंग मेटल इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कौन सी धातु हमारे पास वैद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होती। तो वो आपके पास क्या है, देखो सोडियम होती है, मैग्नीशियम होती है, एल्यूमिनियम, इन तीनों को प्राप्त किया जाता है, जबकि आयरन को प्राप्त नहीं किया जाता। तो हमारे पास वैद्युत अपघटन से मिलने वाली धातु नहीं है। तो कौन सी धातु वैद्युत अपघटन से नहीं मिलती, लोहा। तो लोहा को हम वैद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड विशेष रूप से बहुत ठंडे देशों यह में सड़कों पर बर्फ़ की सफाई के लिए सोडियम क्लोराइड से अधिक पसंद किया जाता है। क्यों? कहने का अर्थ ये है कि जो आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है वो सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा प्रयोग होता है ठंडे देशों में बर्फ़ हटाने के लिए। ऐसा क्यों? तो इसका कारण ये है कि जो आपका हाइड्रेटेड मिक्सचर बनता है, हिम मिश्रण बनता है कैल्शियम क्लोराइड का, तो वो आपके पास बर्फ़ जमाता है -55 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसलिए -55 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ़ को जमने नहीं देगा। कौन? कैल्शियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड कहाँ तक जमा देता है? -18 से -21 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम क्लोराइड का। तो जो कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रेटेड, यानी आपके पास हाइड्रेटेड मिक्सचर है, वो -55 डिग्री सेल्सियस पर जमा देता है, जबकि सोडियम क्लोराइड हाइड्रेटेड मिक्सचर हिम मिश्रण को कहाँ जमाता है? -18 से -21 डिग्री सेल्सियस तक जमाता है। तो इसलिए बर्फ़ हटाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा रहता है? -55 डिग्री सेल्सियस वाला। क्यों? क्योंकि बर्फीले इलाके में जहाँ ठंड -21 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, वहाँ आपके पास हिम मिश्रण सोडियम वाला काम नहीं आता। वहाँ सिर्फ कौन सा आता है? कैल्शियम क्लोराइड वाला आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल फास्फोरस रासायनिक रूप से कम प्रतिक्रियाशील होता है क्योंकि कि लाल जो फास्फोरस है, रेड फास्फोरस कहते हैं बच्चों इसको। रेड फास्फोरस वैसे माचिस की जो रगड़न सतह होती है उसको बनाने में प्रयुक्त होता है, और साथ में आपके पास माचिस की जो तिल्ली होती है उसकी जो नोक पे एक तरह से ज्वलनशील पदार्थ लगा होता है, उसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए, आपके पास पूछा क्या गया है कि लाल फास्फोरस रासायनिक रूप से कम प्रतिक्रियाशील होता है क्यों? तो आपके पास PP बॉन्ड नहीं होते हैं। इट डज़ नॉट, यानी टेट्राहेड्रल P4 अणु नहीं होते। 400 डिग्री सेल्सियस पर आग पकड़ सकता है, या यह आग नहीं पकड़ता इसलिए एक बहुलक संरचना है। तो इसके पास क्या होती है बच्चों? एक बहुलक संरचना होती है। बहुलक संरचना का मतलब होता है पॉलीमर स्ट्रक्चर होती है इसके पास, जिसके कारण ये क्रिया नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, यानी इनमें से कौन सा क्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करता। तो नंबर 1 आपको दिया गया है, रिएक्शन बिटवीन Fe प्लस HCl ये करता है, जिंक NaOH करता है, जिंक और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये देखते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस NaCl नेल्सन सेल ये भी करता है। तो बचा कौन आपके पास? तीसरा ऑप्शन। तो याद रखना कि जिंक कभी भी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आ जाए, यानी Zn प्लस H2SO4 ये क्रिया करवाएं बच्चों, तो इसमें आपके पास जिंक सल्फेट तो बनता ही बनता है, प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड, और प्लस क्या बनता है? जल बनता है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं होती। इसमें क्या पैदा होती है? सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। रही बात यहाँ कि Fe प्लस HCl है, तो यहाँ क्या बनता है? FeCl2 और प्लस क्या बन जाती है? H2। यहाँ हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। यहाँ खास रिएक्शन है ये नंबर 2 वाली। तो जिंक जब NaOH के साथ क्रिया करता है, तो जिंक ही ऐसी धातु है जो आपके पास अक्सार के साथ क्रिया कर सकती है, और वो भी NaOH के साथ। बाकी धातुएं ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करती। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा करती है? तो वो आपके पास कौन है? जिंक है। और सोडियम जिंक के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? एक तो बनाती है आपके पास जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ये होता है Na2ZnO
O2 ये बनता है, इसे कहते हैं हम सोडियम जिंकेट, और प्लस बनती है हाइड्रोजन गैस। तो ये क्रिया होती है किसके बीच, जिंक और NaOH के बीच। और लेकिन जो जिंक और H2SO4 के बीच क्रिया होती है उसमें आपके पास कौन सी गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। नेल्सन सेल में भी क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है कि कॉपर मेटाबोरेट रंगहीन है, कॉपर मेटाबोरेट बैरंग है, कॉपर मेटाबोरेट हल्का हरा है, या कॉपर मेटाबोरेट गहरा हरा है। तो याद क्या रखना है बच्चों, देखो कि जो कॉपर और मेटाबोरेट बनता है तो प्लस, यानी कॉपर प्लस जो है इसके पास कोई रंग नहीं होता। तो इसका आंसर आपके पास क्या है, कॉपर मेटाबोरेट क्या होता है, रंगहीन होता है, नंबर 1। नंबर 2 आपको याद रखना है कि अगर कॉपर 2 पॉजिटिव आ जाए तो इसके पास 2 रंग पैदा हो जाते हैं, एक आपका नीला और एक क्या है, हरा। तो मेटाबोरेट गहरा हरा नहीं देता, सिर्फ हल्का हरा देता है, और वो देता है क्लोरीन के साथ। सल्फेट आ जाए तो कैसा रंग देता है, नीला। तो आपके पास कॉपर मेटाबोरेट सिर्फ जो देता है वो 2+ वाला रंग देता है, हल्का हरा देता है। और जो मेटाबोरेट रंगहीन है, कहीं कौन सा कथन सत्य है, तो आपके पास कौन सा कथन सत्य है इसमें से कि कॉपर जो फर्स्ट है वो मेटाबोरेट रंगहीन होता है, क्योंकि इसमें इसने कॉपर 2 को भी मेटाबोरेट रंग बेरंग कर दिया है। मेटाबोरेट हल्का हरा है, ये डायरेक्ट ऐसा नीला, ये डायरेक्ट क्या आता है, नीला आता है। और क्लोराइड के साथ दे देता तो हमारे पास क्या है, इसका आंसर हरा होता, और गहरा हरा कभी इसका नहीं होता। तो आंसर हमारा क्या है, यही याद रखोगे कि जो आपके पास कॉपर मेटाबोरेट रंगहीन है वो कौन सा है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। चलिए नेक्स्ट, डाइबोरेन की संरचना क्या होती है। डाइबोरेन होता क्या है, B2H6। तो इसमें क्या होता है, 4C2E बॉन्ड और 2C2E बॉन्ड। इसका अर्थ क्या होता है, 4C का मतलब है 2C का मतलब है कि 4 तो 2C सेंटर होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड, और फिर 3C यानी 2 एटम और 3 सेंटर के साथ जुड़े होते हैं, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं। तो ये आपके पास क्या होती है, कंडीशन होती है किसके लिए, डाइबोरेन के लिए। यानी 4 तो 2C और फिर क्या लिखा जाता है, 2E बॉन्ड, ये लिखा जाता है। यानी 4 2C और 2E बॉन्ड और 3C, यानी 2 क्या है, 3 सेंटर वाला और 2 इलेक्ट्रॉन वाला। यानी C जो वर्ड लगता है ये सेंटर के लिए लगता है, और C जो है ये सेंटर के लिए। 4 का मतलब क्या है, 4 4C सेंटर होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आगे 3C यानी 3 सेंटर जुड़े होते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपके पास यूँ लिखा जाता है। बोरेन आ गया तो हमारे पास बीच में सेंटर होगा, और उसके अलावा इनके साथ क्या होती है, हाइड्रोजन B2H6, और दूसरा बोरेन इधर होता है, और इसमें क्या है, सेंटर के साथ, और आगे क्या जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन। तो बोरेन क्या होती है, B2H6। चलिए, बोरॉन के लिए सही कथन कौन सा नहीं है, तो यह दर्शाता अपरूपता है। यह दोनों क्रिस्टलीय और अनाकार मौजूद में होता है, यह ठोस क्लोराइड रूपों में होता है, अस्थिर हाइड्राइड रूपों में होता है। तो याद रखना कि बोरॉन क्या है, कभी भी ठोस क्लोराइड रूप में नहीं होता। यानी बोरॉन के जो क्लोराइड बनते हैं वो लिक्विड होते हैं। यानी बोरॉन के जो आपके पास कभी भी क्लोराइड आ जाएं वो हमेशा द्रवित अवस्था में पाए जाते हैं, ना कि ठोस अवस्था में। बाकी सारे कथन इसके लिए सत्य हैं। आगे क्वेश्चन आता है कि विच नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर बोरॉन, यानी बोरॉन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं थी। ये बता दिया मैंने इंग्लिश में, हिंदी में बच्चों कि इट फॉर्म्स सॉलिड क्लोराइड, ये आपका सही नहीं है। ये कौन से क्लोराइड बनाता है, लिक्विड क्लोराइड पैदा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम सॉलिड KMnO4, यानी ठोस KMnO4 से हम ऑक्सीजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखना, स्ट्रांगली हीटिंग द सॉलिड, यानी आप KMnO4 को ज़्यादा उच्च ताप पर गर्म कर दो तो आपके पास क्या प्राप्त होगी, ऑक्सीजन प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की ऊपरी परतों में ओजोन का निर्माण होता है किससे। तो आपको पता है बच्चों कि वायुमंडल की ऊपरी परत में किस प्रक्रिया से होता है, पराबैंगनी की क्रियाओं से पैदा होता है ओजोन का अणु। चलिए, अमोंग CX बॉन्ड जो करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है घटता क्रम। घटता क्रम किसका पूछा है, आबंध ऊर्जा का। घटता क्रम होगा
आबंध ऊर्जा का किसके बीच, कार्बन और इनके बीच, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आपके पास घटता क्रम कौन सा है, ये है बच्चों कि कार्बन और क्लोरीन की जो बंधन ऊर्जा वो ज़्यादा होती है, किससे, कार्बन ब्रोमीन से। कार्बन ब्रोमीन की बंधन ऊर्जा किससे ज़्यादा होती है, कार्बन आयोडीन से। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, सी, कार्बन की क्लोरीन के साथ, कार्बन की ब्रोमीन के साथ और कार्बन की आयोडीन के साथ जो बंधन ऊर्जा है वो किस क्रम में बैठी है, घटते क्रम में बैठी है। तो ये थे बच्चों आज की वीडियो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।